हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर बैक। सो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया फोर्स क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स जिसका नाम है बैलेंस्ड फोर्स। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट इट। बट बिफोर इट, आज जो हमने पहले पढ़ा उसका एक बार रिवीजन भी हो जाए। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा फोर्स का फॉर्मूला विच वाज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें फोर्स की यूनिट की, तो बच्चों फोर्स की यूनिट जो होती है दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों एसआई सिस्टम की हम बात करते हैं, यहीं पे हम इसी को हम कह सकते हैं न्यूटन। आई होप बच्चों ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सो बच्चों, आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स जिसका नाम है बैलेंस्ड फोर्स। ओके बच्चों, सो ये बैलेंस्ड फोर्स जब भी आपके माइंड में आएगा, जरा सोचो, जब मैंने कहा बैलेंस्ड, व्हाट कम्स इन योर माइंड फर्स्ट? क्या आपके माइंड में यह आया इक्वल इन अमाउंट? यस, बैलेंस्ड मीन्स अगर हम ये कहें कि कोई भी क्वांटिटी हमारे पास इक्वल अमाउंट में है दैट मीन्स बैलेंस्ड। यस और नो? यहां पर बच्चों हमारे पास बैलेंस्ड क्वांटिटी में रहेगा फोर्स। सो which type of force we will take? Equal forces और कुछ और भी उसके साथ में आएगा। तो आज बच्चों इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम चेक करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स का मीनिंग होता है अ काइंड ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। चलिए इसको ऐसा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास में दो कैट्स है, एक का नाम है चुन्नी, एक का नाम है मुन्नी। चुन्नी और मुन्नी दोनों एक ही जैसी दिखती है, कॉपी कैट्स। ठीक है बच्चों, दोनों की अगर फोर्स की बात करें, बोथ आर अप्लाइंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स विल बी सेम। क्या आपको लगता है कि कोई भी साइड डाउनवर्ड जाएगा? आंसर इज नो, नो साइड विल गो डाउनवर्ड। सो बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में ये बॉक्स है और इस बॉक्स पर मैंने कोई फोर्स लगाया। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया तो क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट सडनली मूव करना स्टार्ट कर देगा? व्हाट विल बी योर आंसर? मान लो मैंने कुछ भी इस ऑब्जेक्ट पर कुछ भी अमाउंट का फोर्स लगाया, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब हम इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा देते। यस और नो? बच्चों, अब एक वर्ड आया है वेट। बाय द वे, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे इस फोर्स के इफेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। कब करेगा? जब ये फोर्स इतना सफिशिएंट हो कि ये इस वेट को डिस्प्लेस कर सके। बट क्या हो अगर इस फोर्स की वैल्यू इसके वेट फोर्स से कम हो? क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? अगेन योर आंसर विल बी नो, दैट ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट ओनली। वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अब जो हमने हेडिंग डाला था बैलेंस्ड फोर्स के लिए, उसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अभी तक जो आपने कंडीशंस देखी उसमें हम फोर्स तो लगा रहे थे बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। तो क्या हर बार ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वी हैव अ काइंड ऑफ बॉक्स। ये हमारे पास में एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर मैंने एक फोर्स लगाया और फोर्स बच्चों इस तरफ लगाया। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस F1। ठीक है बच्चों, किस तरफ लगाया मैंने ये फोर्स लेफ्ट साइड से लगाया है। ठीक है, और लेफ्ट साइड से लगाया फोर्स, बट ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ करेगा? टूवर्ड्स राइट साइड। ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। मान लो मैंने एक और फोर्स लगाया और इस फोर्स की डायरेक्शन मैंने अपोजिट कह दी, F2। अब अगर मैं ये कहता हूं दिस बॉक्स इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन। बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन का मीनिंग क्या होगा? द नेट फोर्स, कीप इन माइंड, द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट फोर्स? नेट फोर्स का मीनिंग होगा बच्चों
कि जो हम सम करेंगे फोर्स का दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बच्चों फोर्स कैसी क्वांटिटी है? बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग होता है जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं नेट फोर्स, दैट नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स विल बी, बच्चों ये मैंने जो ऊपर वेक्टर लगाया है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, that net force will be the sum of all forces. Keep in mind the sum of all forces. अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि टोटल फोर्स अगर जीरो हो जाए, टोटल फोर्स जीरो होने का मीनिंग क्या है? मैंने जितना भी फोर्स लगाया इस सारे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब उसमें कोई भी हमें एक इफेक्टिव चेंज देखने को नहीं मिले, दैट फोर्स बिकम्स जीरो। और जैसे फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगा हम कहेंगे वहां पर बैलेंस्ड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो हम क्या कहेंगे? दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैंने कहा बच्चों नेट फोर्स जीरो है, सो कैन आई राइट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अब हम इस F2 की साइड को चेंज करके राइट साइड में लेके आ जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा F1 विल बी इक्वल टू माइनस F2। बच्चों अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं, बिकॉज फिजिक्स में स्टेटमेंट को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमने ये तो कह दिया दैट F1 इक्वल्स टू माइनस F2। अब इसको कहेंगे कैसे? हम कहेंगे कि F1 जो है वो इक्वल तो है बट नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे ये अपोजिट भी है किसके? F2 के। मीन्स जितनी भी F1 की वैल्यू होगी दैट सेम वैल्यू विल हैव F2, बट कैसा होगा उसका डायरेक्शन? अपोजिट होगा। और ऐसा है भी, हम देख सकते हैं पिछली स्लाइड में अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे F2 की डायरेक्शन वैसे भी अपोजिट ही बनाया है। नेक्स्ट, सो द फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट। एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। लेट वी हैव अ काइंड ऑफ बॉक्स, ओके, और इस बॉक्स को मैंने बच्चों एक ग्राउंड पे रखा। मैंने एक साइड से 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं ये बॉक्स बैलेंस्ड फोर्स के अंडर स्टेबल है, तो अपोजिट साइड से क्या मैं एक 40 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा? डेफिनेटली, बिकॉज यहां पर अपोजिट का मीनिंग क्या हो गया? वी हैव टू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है बच्चों। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट पर मैंने कुछ फोर्स लगाए, लेट 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, और एक तरफ मैंने फोर्स लगाया लेट 15 न्यूटन। अगर मैंने ये कहा दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन, देन मैं फोर्थ फोर्स कहां से लगाऊं, कितना लगाऊं जिससे कि बैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन में आ जाए? तो आप कहोगे सर देखो दोनों साइड के फोर्स 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, और एक तरफ का जो फोर्स है 15, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास 15 न्यूटन एक्स्ट्रा आएगा। अगर मैं अपोजिट फोर्स बच्चों इस साइड से लगाता हूं, अपोजिट फोर्स इस तरफ से लगाऊंगा 15 न्यूटन का, आई विल गेट द बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन। हो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर फोर्स नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन में होगा। अब बच्चों याद करो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? यस, मास मल्टीप्लाइड विथ एक्सेलरेशन। सो मास मल्टीप्लाइड विथ नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल आएगा। अब मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि हम किसी भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और उनका अगर प्रोडक्ट जीरो आता हो तो या फिर तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। इस कंडीशन में क्योंकि मास कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज मास कैन नॉट बी जीरो, सो हियर acceleration must be equals to zero. This is the very important conclusion for the balanced force condition. Acceleration बच्चों जीरो होगा, net acceleration must be zero. No doubt there are so many forces acting on the object, but the net acceleration must be equals to zero. Okay, so this is the next conclusion. Now what is the formula of acceleration?
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस और नो। और वेलोसिटी भी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूं, t मल्टीप्लाइड विथ 0 विल बी 0, तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों एक और कंक्लूजन हमारे पास में आया। क्या कंक्लूजन होगा ये? द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज must be equal to 0, must be equal to 0। नेक्स्ट, सो बच्चों ये कंक्लूजन जो हमने ऑब्टेन किए हैं, ये आपको एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट पूछे जाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंक्लूजन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों ये आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो रिजल्ट आया है v माइनस यू इक्वल्स टू 0, यस और नो। अगर मैं ये कहूं कि v को मैंने ट्रांसफर किया u के साथ में, मीन्स u की साइड मैंने चेंज कर दी, तो मेरे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा v मस्ट बी इक्वल टू u। जरा ध्यान दो, ये क्या कहना चाह रहा है? दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यस और नो। और ये कब हो सकता है? जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंडर मूव होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम हो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार, मान लो ये मेरी एक कार है, ठीक है, ये मेरी टेस्ला कार है, और इस कार को मैं अगर मूव करवाता हूं किसी सर्टेन वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, तो बच्चों इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। सो ध्यान दो, अगर बैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन में क्या ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा? नो, द ऑब्जेक्ट कैन हैव अ फिक्स्ड वेलोसिटी, अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और सिचुएशन की, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ये तो हमने बात की जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता है। नेक्स्ट केस 2, बच्चों मान लो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में है। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा स्टेशनरी है। जब ऑब्जेक्ट बच्चों स्टेशनरी होगा, जस्ट इमेजिन, सपोज दैट कि मैंने कहा कि एक बॉक्स है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, बट वो मूव नहीं कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहे होंगे? डेफिनेटली फोर्स लग रहे हैं, बट वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ दैट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0, यस और नो, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी 0 है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द वेलोसिटी? डिफरेंस को कहते हैं बच्चों डेल्टा, v मीन्स वेलोसिटी, ये भी 0 होगा ना। तो ये सिचुएशन भी बैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन को प्रूव करती है, वैलिड करती है ना, कि डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी 0 होना चाहिए। वेलोसिटी तो ऑलरेडी 0 है, बट डिफरेंस भी 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? जब वेलोसिटी ही 0 है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। कीप इन माइंड, acceleration must be 0, and in the end force will be equal to mass multiplied by acceleration, and that force will be equal to again 0। so बच्चों यहाँ पर भी हम ये नोट कर सकते हैं कि फोर्स हमारे पास कितना आया? 0 आया। so what we can conclude from that entire topic? हमने ये कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स के अंडर मूव हो रहा है या रेस्ट पे भी है, the net force must be equal to 0। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें कंडीशंस की कि बच्चों ये कंडीशन कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कि सर ये बताओ कि बैलेंस फोर्स तो हमने पढ़ा, पर ये अप्लाई कहाँ करेंगे? तो जरा बच्चों ये सोचो, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, या कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। और एक कंडीशन तो आपके सामने है ही, सो मेनी फोर्सेस। आने वाले लेक्चर में हम बच्चों बात करेंगे कि कैसे वेट फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स प्रोवाइड करता है एज ए रिएक्शन फोर्स के फॉर्म में। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। टाटा, बाय बाय।